हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट जो कि 5 अगस्त 2022 को आया था। ये आपके नाबार्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके फेज 1 के पहले तो और कोई अपडेट आने वाला नहीं है, तो जो भी आएगा आपको सवाल इसी मॉनेटरी पॉलिसी से आएगा, राइट? तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द बुकलेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाईलाइट से शुरू करते हैं। हाईलाइट पे हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को पहले देखेंगे। तो ग्रोथ पे आरबीआई ने क्या बोला है, राइट? तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी दो चीज को है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? आरबीआई मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करके, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देने से इन्फ्लेशन में कुछ और इफेक्ट आएगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देने से इन्फ्लेशन में कुछ और इफेक्ट आएगा। तो यहां पे क्या किया गया है? मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का कोशिश किया गया है टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन, राइट? सो अभी ग्रोथ पर्सपेक्टिव में आरबीआई क्या बोल रहे हैं? आरबीआई बोल रहे हैं, मतलब आरबीआई का असेसमेंट है। आरबीआई ने तो बोला, देखो, रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 22-23 इज रिटेन्ड एट 7.2%, राइट? तो रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर। अभी देखो, ये डिफ्लेटर क्या है ये आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, सो दैट यू नो दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर रिविजन, राइट? कि आप कितने रिवाइज्ड हो, क्योंकि स्टैटिक सवाल ईएसआई में कुछ इस प्रकार ही आएगा आपको। देखो, करंट अफेयर से पूछा तो ये पूछेगा ना कि मॉनेटरी पॉलिसी इसमें आपका रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है आरबीआई का। सो द आंसर वुड बी 7.2%, बट they can also ask you about some static point like what is deflator, what do you mean by real GDP? So real GDP is equal to nominal GDP upon deflator. तो ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है, राइट? तो ये अलग अलग क्वार्टर के अलग अलग डेटा ने आरबीआई दिए हैं। एंड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर क्वार्टर 1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि तुम्हारा 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, उस पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है 6.7% पे। तो देखो, आरबीआई जब ये प्रोजेक्ट किया ना, तो उसके अगेंस्ट पे कुछ असेसमेंट हुआ है। तो असेसमेंट कुछ इस प्रकार है। जो पीएमआई सर्विस है वो इंडिकेटेड एक्सपेंशन इन जुलाई, ऑल्दो इट फेल फ्रॉम 11 मंथ हाई। सी, एक्सपेंशन इन जुलाई मतलब पीएमआई क्या है? अगर पीएमआई 50 से ऊपर है तो वो एक्सपेंशन है, और 50 से कम है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है। सो पीएमआई सर्विस एक्सपैंड हुआ है। Capacity utilization in the manufacturing sector is now above long run average, signaling the need for fresh investment activity in the additional capacity creation. तो आरबीआई बोल रहा है लॉन्ग रन में मैन्युफैक्चरिंग एवरेज पे है, बट मतलब इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए देयर शुड बी द फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉर कैपेसिटी क्रिएशन। मतलब देखो, इसका मतलब यही है कि जो कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग के पास है वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। बिकॉज आरबीआई बोल रहा है कि लॉन्ग रन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है ना, इज अबव एवरेज। जो यूटिलाइजेशन विल बी इक्वल टू आउटपुट। बट साथ में ये भी बोल रहा है कि फ्यूचर के लिए ना सिग्नलिंग नीड फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉर कैपेसिटी क्रिएशन। ठीक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब उनको और पैसा डालना पड़ेगा। एंड जब भी वो और पैसा डालेंगे, अभी देखो, पैसा डालना है मतलब वो क्रेडिट पे लाएंगे पैसा, वो पैसा डालेंगे, उससे वो कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, मोर पीपल विल गेट द जॉब, इवेंचुअली गिविंग बर्थ टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट इज हाउ द इकोनॉमी वर्क। इफ वन थिंग इज डन राइट, दैट हैज अ रिपल इफेक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स एज वेल. So increasing the capacity of the manufacturing sector, this is directly proportional to more number of jobs, and when more number of people will get into the workforce, they will spend in the economy will grow, and the cycle will continue. Okay, then the third point is bank credit growth had accelerated to 14% as on July 15, 22 from 5.4% a year ago, right? तो देखो, ये दोनों almost same चीज ही है. Bank credit has growth means there is more leverage in bank credit, ग्रो कर रहा है वो, दैट इज गुड इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन्फ्लेशन, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन्फ्लेशन पे आरबीआई ने क्या बोला है? देखो, इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है वो है 6.7% इन दिस फाइनेंशियल ईयर, रनिंग फाइनेंशियल ईयर. अलग अलग क्वार्टर का अलग अलग डेटा आरबीआई ने दिया है,
राइट। तो देखो इस तरीके का सवाल ना आपको आ सकता है कि मीन्स व्हाट इज द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बाय द आरबीआई इन द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, राइट। देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक दिस। तो तुम्हारा जवाब होगा 6.7%। तो तुम ये सब जवाब तभी दे पाओगे जब तुम अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करोगे, है ना, अच्छे से बीपीडीआर को फॉलो करोगे, हमारे वीडियोस को फॉलो करोगे, तभी तुमको इस चीज का समझ में आएगा। मीन्स इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स दैट इज नॉट इनफ, यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग इट सो दैट दिस काइंड ऑफ डेटा get into your mind, they make a place in your brain. Okay, we are there with when the exam, when the question comes in the examination, we are there for you. तो ऐसा होना चाहिए। तो आरबीआई का असेसमेंट ऐसा है, जुलाई 22 was the 6th consecutive month when inflation CPI remained above the upper tolerance level. तो देखो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, upper tolerance level. Now what is the tolerance level? The tolerance level, the inflation should be at 4% with a tolerance of 2 plus minus 2. So upper tolerance means plus 2, that is 6. Lower tolerance is 2. 4 minus 2, that is 2. तो ये एक इन्फ्लेशन का बैंड है, मीन्स 2 to 6%, राइट। तो आरबीआई का ऐसा है कि कॉन्सिक्यूटिव 6 मंथ से इट इज बियॉन्ड दी, इट इज अबव द टॉलरेंस लेवल, मतलब 6% से ज्यादा है, राइट। तो देखो उनका प्रोजेक्शन भी है 6.7%, मतलब ये साल का डेटा के हिसाब से इन्फ्लेशन इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, करेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इस पे, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएफ इन द अप्रैल 22 which raised the floor of the liquidity adjustment facility corridor by 40 bps point, along with the policy repo rate hike of the May and June, had effectively resulted in withdrawal of accommodation by 130 bps. तो आरबीआई ने अभी ना विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, तो ये चीज़ हम आगे वाले स्लाइड पे समझेंगे कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से क्या समझते हैं। आगे चलते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर पे आरबीआई क्या बोल रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर पे ऐसा है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट grew in April July 22 while merchandise import surged to a record high on the back of elevated global commodity price. Consequently, the merchandise trade deficit expanded to $100 billion. So see, the amount is very big. मतलब जो डेफिशिट है ना, वो $100 billion का है। इसको इजी या सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, मान के चलो इंडिया ने, है ना, $1000 का सामान बाहर के देशों ने दिया, मतलब बाहर के देशों से बेचा। इंडिया सोल्ड 1000 रुपीज ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इंपोर्टेड हाउ मच, 1100 वैल्यू ऑफ गुड्स। सो जब आप इसको माइनस करोगे आपको 100 मिलेगा। अब मान के चलो ये $1000 नहीं, ये इंटू बिलियन, इसका मतलब 100 बिलियन डेफिशिट हुआ। तो ऐसा ही ये है। तो ये जब इतना बड़ा डेफिशिट होता है तो इसका डायरेक्ट असर कहाँ पे पड़ता है। See, you should, when you read this type of news, these are not just news, right? This is one of the way to open your mind, because ESI is not about, ESI is not a topic that can be mastered, just in few days, right? आपको broad सोचना है। मतलब ये जो 100 बिलियन का डेफिशिट आया है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा फॉरेक्स पे, फॉरेक्स रिजर्व पे। दूसरा इंपैक्ट कहां पे होगा, रुपी $, इक्विलिब्रियम पे, रुपी डिवैल्यूएट होगा। अभी आरबीआई बोल रहा है कितना बड़ा डेफिसिट हुआ तो क्यों हुआ, द रीजन इज एलिवेटेड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। मतलब ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये सिर्फ इन्फ्लेशन से इंडिया नहीं जूझ रहा है, इन्फ्लेशन बाकी देशों में भी है। तो हम जब बाकी देशों से कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं, जैसे कि जो आपका क्रूड ऑयल है वो $105 पर बैरल है। मतलब जो चीज़ हम पहले 80-90 बैरल पे खरीदते थे, आज उसको हम $105 पर बैरल पे खरीद रहे हैं। तो ये जो एलिवेटेड प्राइस है वो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व को तो बैठ के खा जाएगा ना, और उसी चीज़ का डेफिशिएट है। सो यू हैव टू रीड दिस थिंग्स, कीपिंग योर माइंड ओपन एंड ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, फॉरेक्स, देयर इज एन एक्सपोर्ट डेफिशिएट, ट्रेड डेफिशिएट ऑफ 100 बिलियन, तो वो इफेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, right? So with this, let's move forward and let's see few more highlights. Standalone PDs, okay? In the second part of the monetary policy, RBI ने standalone primary dealers के बारे में कुछ बोला है। Now standalone primary dealers to offer foreign exchange market making facilities as current permitted to
ऑथराइज्ड डीलर। तो पहले जो ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स थे ना, ये सिर्फ लिमिटेड काम ही करते थे। आज के दिन में ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से उनको ये छूट दे दिया गया है कि वो आगे का काम भी कर सकते हैं, मतलब बाकी जो ऑथराइज्ड डीलर जो काम कर सकते हैं ना, वो भी वो काम कर सकते हैं। देन स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर SPDs will be permitted to undertake transaction in offshore rupee overnight index swap market with non-resident and other market makers। ठीक है, सीधा सीधा बेनिफिट उसको एज ए लेमैन किसको मिलेगा? जिन लोग फॉरेक्स मार्केट में डील करते हैं, है ना, उनको मिलेगा। मतलब दे विल हैव मोर लेग रूम नाउ। सो मैनेजिंग रिस्क एंड कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी इशूड शॉर्टली। तो देखो इसका पीछे की कहानी को समझो। अभी क्या होता है ना, सब बैंकों में जो छोटा छोटा काम होता है ना, उसके लिए बैंक क्या करता है ना, वो आउटसोर्स कर देता है वो काम किसी थर्ड पार्टी को। सो आरबीआई को इससे प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई ने क्या बोला है कि ठीक है, ये बैंक का ऑपरेशनल मामला है, सो वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब आरबीआई यहां पे कुछ नहीं बोलेगा। ये ऑपरेशनल बात है ना कि बैंक्स अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन आरबीआई एज ए रेगुलेटर है ना, उनको क्या दिख रहा है? एक रिस्क दिख रहा है। मतलब वो तो बैंक के एम्प्लॉय नहीं है ना, बट वो कहीं ना कहीं बैंक से हर चीज, जो भी चीज जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है ना, कैरी करता है, नॉट कवर, कैरी करता है। सो इन दैट सेंस आरबीआई ने बोला है कि एक मास्टर डायरेक्शन बहुत जल्दी आएगा जिसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस विल बी इशूड। आरबीआई एक प्रिस्क्रिप्शन इशू करेगा कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, एंड रेगुलेटेड एंटिटीज को तो वो फॉलो करना पड़ेगा। सो अभी कुछ नहीं है, दैट इज व्हाट आरबीआई सेड। नेक्स्ट इज एनेबलिंग भारत बिल पेमेंट BBPS टू प्रोसेस क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड बिल पेमेंट। तो आरबीआई ने क्या किया, देखो ये BBPS ना आप भी यूज किए हो, राइट? यहाँ पे हम मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, हम पे कर सकते हैं बिल्स को, हम अपने DTH को रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज में कर सकते हैं। ये BBPS जो है, ये दिस इज NPCI ओन्ड प्लेटफॉर्म, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओन्स दिस प्लेटफॉर्म। तो नाउ आरबीआई हैज अलाउड नॉन रेसिडेंट इंडियंस to undertake bill payment for utility, education and other such payment of their families in India। ठीक है, मतलब वो विदेशों में बैठ के वो पे कर सकते हैं। तो इसका सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? जो उनके डिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, मतलब सीधा सीधा बात मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। आगे चलते हैं। आरबीआई डिसाइडेड टू इंक्लूड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अंडर द RBIOS फ्रेमवर्क, मतलब इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम फ्रेमवर्क। तो अभी तक इसमें ना सिर्फ बैंक्स आते थे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज नहीं आता था, तो अभी उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। एक कमिटी ऑन माइबोर बेंचमार्क है ना, माइबोर क्या है? ये एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है। अभी एक नया कमिटी बना के दूसरा कोई इंटरेस्ट रेट कमोडिटी को निकालने का तरीका आरबीआई बनाना चाहती है। सो दैट्स व्हाई देयर वुड बी ए कमिटी इन फ्यूचर, राइट? Now let's see few more update about the Monetary Policy Committee itself. It's a 6-member committee. These are the name of member. The first 3 names are from the government. The last 3 names are from the Reserve Bank of India. The last one being the Governor of the Reserve Bank of India. Right? So to sum up, RBI repo rate hiked by 50 basis point, and the new repo rate stands at 5.4%. उसके बाद फिक्स्ड रेपो रेट स्टैंड्स एट 3.35%, MSF और बैंक रेट इज एट 5.65%, CRR SLR 4.5 and 18%, रियल GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 7.2 एंड CPI इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया गया है 6.7%। अभी जो स्टांस है वो है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, राइट? तो देखो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब ये है, एकोमोडेशन पहले क्या था कि ठीक है इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए है ना इंटरेस्ट रेट को लेवरेज कर रही थी, बट नाउ सिंस द इन्फ्लेशन इज गोइंग अप आरबीआई हैज विड्रॉन द एकोमोडेशन। नाउ आरबीआई इज ऑन द टाइटनिंग मोड, है ना? तो इसी को बोलते हैं विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो अभी तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन पे तुम ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MSF एंड बैंक रेट। यू नो दिस टू आर वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी सिमिलर, राइट? नाउ let me see. So I will personally, answer to your queries if you have any.
बट प्लीज डू आंसर द डिफरेंस बिटवीन एमएसएफ एंड बैंक रेट, क्योंकि देखो स्टैटिक सवाल तो ऐसे ही बनेगा ना, वो दिन चला गया जहां आपको स्ट्रेट एंड इजी सवाल पूछेगा व्हाट इज रेपो रेट, तो ये बड़ा इजी सवाल है ना, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएसएफ एंड बैंक रेट, तो यहां पे ना आपको यू विल हैव टू थिंक कि हाँ, सो ये कमेंट सेक्शन पे आप डालो, आई विल पर्सनली मॉनिटर, राइट, विद दिस unfold your potential. So ISMB is offering 42% off for the combo course of RBI Grade B, NABARD Grade A and SEBI. Thank you and all the best. Prepare 50% faster with IXMB.